Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield Eyes episode of the Hindus News Analysis. So देखते हैं कि आज कौन से आर्टिकल्स है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So the first article is on fiscal correction. यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फिजिकल फेडरलिज्म है वो क्या है, कैसे स्टेट और सेंटर के बीच में कहीं ना कहीं जो फिजिकल इश्यूज चल रहे हैं वो क्या क्या इश्यूज हैं, स्टेट के जो फिजिकल हेल्थ है वो कैसे ओवर द इयर्स डिटोरिएट कर रहे हैं. ऑल दिस थिंग्स विल बी इन द फर्स्ट आर्टिकल. द सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. यहाँ पर देखेंगे जो LCH का एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसका ज़रूरत कहीं ना कहीं महसूस किया गया था, एज वेल एज विल बी डूइंग द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिजिनाइजेशन. इंडिजिनाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए थे, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ऑल दोज वुड बी इन द सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड इज रिलेटेड टू चाइना इंडिया रिलेशंस. अब चाइना इंडिया रिलेशंस ओवर द ईयर्स न्यूज़ पर रहे हैं. सो इट बी सीइंग कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस है वो हम लोग सिर्फ लद्दाख तक रेस्ट्रिक्ट न करके हम लोग देखेंगे कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस बायलैटरली कैसे डेवलप हुए हैं ओवर द ईयर्स. एज वेल एज ये भी देखेंगे कौन से मेजर्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज चाइनीज गवर्नमेंट जो है ओवर द ईयर्स लिए हैं टू रिवाइटलाइज दिस डिप्लोमेटिक डाउनहिल. देन in the fourth article we'll be seeing the aspects of pharma bodies new apps. यहाँ पर देखेंगे ये कौन से नए एप्लीकेशंस है जो कि डेवलप किए गए हैं. we'll be seeing कि जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन से बॉडी है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये जो ऐप के क्या क्या यूजेस हैं, एज वेल एज क्योंकि यहाँ पर जिक्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है तो हम लोग देखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन लॉन्च करता था, क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं. ऑल दिस वुड बी इन द फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू नासास मून मिशन. सो यहाँ पर देखेंगे मिशन जिसका नाम है अर्थमिस मिशन. सो उसके बारे में जानेंगे कि ये जो अर्थमिस मिशन वो क्या है, उसकी क्या क्या स्टेजेस रहे हैं, कैसे ओवर द ईयर्स वो डेवलप करने का प्लान है, उसके जो लॉन्ग टर्म मिशन है, लॉन्ग टर्म जो उनका गोल है वो क्या है. सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन द फिफ्थ आर्टिकल. द सिक्स्थ आर्टिकल इज नॉन एज द ईरान US न्यूक्लियर डील, जिसे हम लोग टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. सो यहाँ पर वो जो एक्शन है, जो प्लान है, जो डील है वो हम लोग देखेंगे क्या डील है, वो जो प्लान था, प्लान ऑफ एक्शन का जो नुआंसेस हैं उसकी बारीकियों में जाएंगे, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और क्यों US ने यूनिलैटरली इस डील से बैकआउट कर दिया था. एज वेल एज यूजुअल जो लास्ट आर्टिकल है दैट इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन विच इज ऑन द सब नेशनल फिस्कल करेक्शन. तो जैसे मैंने कहा जो ये यहाँ पर जो बात है जो जिसका जिक्र इस आर्टिकल में है दैट इज़ ऑन फिजिकल फेडरलिज्म. सो मैंने काफ़ी डिटेल में कि बेसिक से कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि फेडरलिज्म होता क्या है, किस किस टाइप के फेडरलिज्म होते हैं, दैट आई डिस्कस इन द 23 अगस्त कि क्या चीज़ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्या चीज़ है दिस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, क्या चीज़ है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं वाइटलाइज करने के लिए, कहीं ना कहीं कैटलाइज करने के लिए क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए, जहाँ पर मैंने जिक्र GST का भी किया था जिसका जिक्र इस आर्टिकल में भी है. एज वेल एज इस पर डेवलप करके आई ऑल्सो टॉक द एस्पेक्ट्स ऑफ द सेस चार्ज एंड सरचार्ज. सेस चार्ज और सरचार्ज ओवर द ईयर्स कैसे चेंज हुए हैं जो कि सेंटर के एक नॉन डिविजिबल नॉन शेयरेबल पूल ऑफ टैक्सेस में आता है, कैसे सेंटर ने ओवर द ईयर्स ये जो नॉन डिविजिबल पूल है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज किए हैं. एज वेल एज आई ऑल्सो शोड विद स्कीमेटिक्स कि कैसे जो शेयर है वो कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है एंड जो स्टेट की कहीं ना कहीं जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो कैसे रिड्यूस हुआ है ओवर द ईयर्स इन द 23 अगस्त वीडियो. सो प्लीज़ रेफर टू 23 अगस्त वीडियो ताकि ये जो हर एक डायमेंशन है वो कहीं ना कहीं आप समझ पाए कि सेंटर ने कैसे ओवर द ईयर्स जो है स्टेट्स का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, फिजिकल जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डेटोरिएट किया है और क्या क्या इशूज़ हैं. प्लीज़ refer to the video here to get a multi-dimensional understanding of the topic. With that, now let's move to our next article which is on the LCH. अब ये जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. It's related to an military infrastructure project known as the LCH जिसे हम लोग कहते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. अब ये जो है ये पिक्चर है आपका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का. तो देखते हैं इसकी क्या क्या बारीकियाँ हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल The light combat helicopter is a multi-role attack helicopter. Multi-role attack helicopter है, attack के लिए है, attack purpose के लिए. कौन बनाया है? It is designed by the Hindustan Aeronautical Limited. और ये यूज़ किसके लिए है? For the Indian Air Force as well as the Indian Army. अब इसको समझने इसकी जो ज़रूरत है ये कब महसूस की गई थी? इसकी ज़रूरत महसूस की गई थी in the Kargil War of 1999. अब ये समझिए कि हर एक एरियल व्हीकल का एक लिमिट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सीलिंग लिमिट. जो ये सीलिंग लिमिट है वो एक हाइट रहता है जिसके ऊपर वो उड़ नहीं पाते हैं.
तो ये जो है ये कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्म फोर्सेस को महसूस हुआ कारगिल वार में कि उनको एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए जो कि वो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में उड़ा पाए, और यहाँ पर उनको महसूस हुआ कि LCH जैसे हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। सो विद दैट LCH केम इनटू पिक्चर। देन LCH को देखते हैं, LCH के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। LCH इज द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर, इट इज़ द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड जो कि टेक ऑफ एज वेल एज लैंड कर सकता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। तो जैसे मैंने कहा, हर एक एरियल व्हीकल का एक सीलिंग लिमिट रहता है जिससे ऊपर वो उड़ा नहीं पाते हैं। जो ये LCH है, इट हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ taking off as well as landing at an altitude of 5000 meter. So this is the only attack helicopter जिसके पास ऐसे capabilities हैं। With that, it is effective even in temperatures with ranges from -50 to +50. तो इसका जो एडेप्टेबिलिटी है वो -50 से लेकर +50 तक है। तो ये जो एडेप्टेबिलिटी है ये कहीं ना कहीं इंडियन फोर्सेस को चाहिए थे, ताकि ये जो हेलीकॉप्टर है ये वो डिसर्ट रीजन्स में भी उड़ा पाए एज वेल एज लद्दाख और जो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स है वहाँ पर भी वो उड़ा पाए। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस LCH हेलीकॉप्टर। विद दैट ये जो LCH है, दिस इज वन ऑफ द माइक्रोकॉस्मल पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर नॉन एज द इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और ये जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दी 17th अगस्त वीडियो, जहाँ पर बेसिक से कि इंडिजिनाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों इतने साल होने के बावजूद भी वी आर हैविंग एन dependency, import dependency when it comes to the defense forces. So all these things I have discussed in the 17th August video. So please refer to the video here to get a multifaceted understanding of this aspect. With that, now let's move to our next article, which is on the Chinese troops stops graziers in Ladakh. अब जैसे मैंने कहा, यूपीएससी के लिए हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम कहीं ना कहीं जो अपने एम्बिट है उससे हम लोग रेस्ट्रिक्ट ना करें। सो यहाँ पर हम लोग को जो एम्बिट है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लद्दाख तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। Let us elaborately increase the extrapolate the aspects with respect to the China and India diplomatic relations, and वो जो है वो जो relations है that I have discussed in the 6th August video. आप please try in UPSC's preparation not to restrict your dimensions. So यहाँ पर जो इंडिया और चाइना के जो dimensions है that I have discussed in the 6th August video, जहाँ पर starting from PRC 1949 से PRC जब establish हुआ तो उसके टाइम से ही कैसे over the years रिलेशंस जो है इंडियन गवर्नमेंट ने रखे हैं विद PRC, द एस्पेक्ट्स ऑफ पंचशील विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द इंडियंस फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहा है पंचशील। सो उसके एस्पेक्ट्स भी आई हैव डिस्कस। आई ऑल्सो डिस्कस ऑल द ट्रीटीज रिलेटेड टू द LAC जिसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आई ऑल्सो डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिसे हम लोग कहते हैं CBMs। सो ये जो कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है जो कि डाउनहिल पर रहा है उसे रिवाइटलाइज करने के लिए CBMs के क्या क्या एडवांटेजेस है, CBMs के क्या क्या नुआंसेस हैं, एज वेल एज द एस्पेक्ट्स ऑफ पंचशील दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द 6th August वीडियो। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर टू गेट अ डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग, टू गेट अ मल्टीफेसेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डिप्लोमेटिक क्राइसिस। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन द फार्मा बॉडीज न्यू एप्स। अब यहाँ पर जो बॉडी है जिसका जिक्र किया गया है दैट इज नॉन एज द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसे हम लोग एब्रीवेट करके कहते हैं NPPA। अब ये जो NPP है ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1997 में ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका मकसद क्या है? इट एक्ट्स एज एन रेगुलेटर, ये रेगुलेट करता है क्या चीज़ को? ये रेगुलेट करता है मेडिसिन के प्राइसेस को, टू मेक दम एक्सेसिबल एज वेल एज अफोर्डेबल। अब एक्सेसिबल एज वेल एज अफोर्डेबल तो बनाता ही है, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो मेक श्योर कि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो पाए इंडियन वर्ल्ड लीडर। सो ऐसा ना हो कि एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने के चक्कर में इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो जाए। सो इन दोनों का जो बैलेंस है, जो प्रॉफिट है एज वेल एज जो एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, इन दोनों का बैलेंस कौन करता है? NPPA। देन NPPA के पास काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी सारे काम्स हैं, और इस वजह से उन्होंने काफ़ी सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस उन्होंने डिज़ाइन किए हैं टू ईज देयर डूइंग बिजनेस। सो यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन जिसका जिक्र आर्टिकल में है? देयर इज़ फर्स्ट द फार्मा सही दाम। फार्मा सही दाम इज़ एन एप्लीकेशन। सेकेंड फार्मा जन समाधान, एंड थर्ड वन इज़ द इंटीग्रेटेड पब्लिक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो ऐप है इस पर काफ़ी सारे नए वर्जन्स निकले हैं। 2 of those versions are discussed in this article. So ये कौन से versions है, कौन से apps हैं जिसका डिस्कशन इस आर्टिकल में है? फर्स्ट वन इज द इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
अब ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या करता था, इट एक्टेड एज एन सिंगल विंडो की तरह काम करता था, ताकि जितने भी फॉर्म्स हैं रिलेटेड टू दी ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 2013, तो उससे रिलेटेड जितने भी जो ऑर्डर्स है, जितने भी फॉर्म्स है, उसे सबमिट करने के लिए एक सिंगल एप्लीकेशन बनाया गया था। दिस वॉज मेड किसके साथ? दिस वॉज मेड विद द यूज ऑफ NPPA एज वेल एज विद द सपोर्ट ऑफ द सेंटर ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सो CDAC जिसे हम लोग कहते हैं। इन दोनों के कोलैबोरेशन से बनाया गया था IPDMS, जिसका जो नया वर्जन है दैट इज द IPDMS 2.0। एज वेल एज सेकेंड जो आर्टिकल है, सेकेंड जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑन द फार्मा सही दाम। अब आपको नाम से ही पता चल गया, फार्मा सही दाम, दैट मीन्स ये जो एप्लीकेशन है ये क्या प्रोवाइड करता है? ये दाम प्रोवाइड करता है, प्राइस प्रोवाइड करता है हर एक मेडिसिन के लिए, वेदर इट इज शेड्यूल्ड मेडिसिन या नॉन शेड्यूल्ड मेडिसिन, उसके जो दाम है वो इंस्टेंटली बताता है। सो दैट इज द यूज ऑफ दिस एप्लीकेशन, फार्मा सही दाम। अब इसमें जो नए वर्जन है उसमें उन्होंने क्या किया? दे हैव एडेड द स्पीच रिकॉग्निशन एज वेल एज बुक मार्किंग फैसिलिटीज़। अब ये जो नए वर्जन्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो एप्लीकेशंस है उसके क्या यूजेस हैं दैट इज समथिंग विच यू शुड बी अवेयर अबाउट, क्योंकि यूपीएससी में काफ़ी बार जो नाम लेकर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस है ये एप्लीकेशंस के काम क्या हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ सच डेवलपमेंट्स। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट विच इज़ ऑन द ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट। अब जैसे मैंने कहा ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल में ये कहा गया था ये जो एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट इसीलिए है क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, वो जो बिजनेस है उसमें ईज ऑफ डूइंग जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक और एस्पेक्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जिसे हम लोग एब्रीवेट करके कहते हैं EODBR, ये रिपोर्ट पब्लिश करता था कौन? वर्ल्ड बैंक। अब ये जो रिपोर्ट है ये 2003 से ही पब्लिश होते आया है, जहाँ पर जो ये बिजनेस रेगुलेशंस है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव लाने के लिए कि हर एक कंट्री कितने मेजर्स ले रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं बिजनेस रेगुलेशंस के लिए कितना ईजीनेस है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक स्कोर प्रोवाइड करने का काम करता था दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। बट फिर क्या हुआ? 2018 और 2019 के पर्टिकुलरली एडिशंस में काफ़ी सारे डाटा में इरेगुलरिटीज़ मिलने के कारण उन्होंने क्या किया? दिस वर्ल्ड बैंक हैज़ डिसकंटिन्यूड, उन्होंने रोक दिया है ये बिजनेस रिपोर्ट। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। सो दिस हैपेंड इन 2021। सो विद दैट now let's move to our next article which is on the snag postpones the NASA's moon rocket launch। अब यहाँ पर जो ये आर्टिकल है दैट इज सेइंग कि जो नासा का जो मून लॉन्च है उसमें कोई ना कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण वो पोस्टपोन हो गया है। सो यहाँ पर जो टेक्निकल ग्लिचेस है दैट इज़ अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका नासा का मून लॉन्च, जो कि इम्पॉर्टेंट रहा है बिकॉज ऑफ अ मेजर माइलस्टोन जो कि है ऑफ द 21st सेंचुरी। ये 21st सेंचुरी में जो इतने भी साइंटिफिक आर्सेनल है, जितने भी साइंटिफिक एरिना में एक मेजर माइलस्टोन है नासा का ये जो मून लॉन्च है, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थमिस मिशन। अब जो अर्थमिस मिशन है वो मैंने येस्टरडे के न्यूज़पेपर में ही आई डिस्कस, येस्टरडे के जो न्यूज़ एनालिसिस है आई डिस्कस देयर, जहाँ पर आई फ्रॉम बेसिक्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमिस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आई डिस्कस कि इट इज़ अ गॉडेसेस ऑफ मून का नाम है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में है। ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई डिस्कस इन द 29 अगस्त, जहाँ पे जितने भी डिटेल्स हैं आई डिस्कस। ऑल्सो आई शोन द वेरियस स्टेजेस ऑफ द अर्थमिस मिशन कि जो फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, फेज़ 3 है, जो फाइनल फेज़ है वो क्या होगा। ऑल दिस थिंग्स आई डिस्कस इन द येस्टरडेज न्यूज़ एनालिसिस। सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो हियर टू गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, क्योंकि साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू अ 6th आर्टिकल विच इज़ ऑन द JCPOA, जिसे कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब ये जो एस्पेक्ट है ये काफ़ी सालों से न्यूज़पेपर में कवर किया गया है, बिकॉज जिस मोमेंट में यूएस के प्रेसिडेंट देन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से यूनिलैटरली बैकआउट किया था, फ्रॉम द सेम मोमेंट ये जो आर्टिकल है ये न्यूज़पेपर में आना शुरू हो गया था। सो बिकॉज ऑफ दैट ईरान ने भी काफ़ी सारे रिटेलिएटरी मेजर्स लिए, उन्होंने अपना जो एनरिचमेंट लेवल है वो बढ़ाना स्टार्ट कर लिया था, और इस वजह से काफ़ी बार ये न्यूज़पेपर में कवर हो चुका है। दैट इज़ वाई आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एस्पेक्ट इन द 5th अगस्त वीडियो, जहाँ पर बेसिक्स है कि ये जो डील था ये क्या था, क्या क्या है इसके बारीकियाँ, कौन कौन से मेंबर्स थे जो कि साथ में आकर ये डील कहीं ना कहीं इसका सक्सेसफुल बनाया, एज वेल एज क्या रीजंस है जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स ने इस डील से यूनिलैटरली बैकआउट किया। सो ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस इन द 5th अगस्त वीडियो। So please refer to the video here to get a multidimensional understanding of the topic. This is quite important. With that, now let's see the quiz of the day.
नाउ आज के दोनों जो क्वेश्चंस हैं दैट इज रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर. द फर्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू एन एस्पेक्ट नॉन एज सचेत, जो कि कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है. द सेकेंड थिंग इज ऑन द FDI व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सेक्टर. सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड एज यूजुअल जो दोनों क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस जो है आपको इन द फॉर्म ऑफ एन PDF, उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एज वेल एज जो PPT है जिसका डिस्ट्रक्शन हम लोग ने किया आज, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एन PDF, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ विच वुड बी प्रोवाइडेड इन आवर टेलीग्राम ग्रुप. सो इफ यू हैवंट जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, please do join. So we hope that you have understood this analysis had been useful for your UPSC preparation. With that, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.